नमस्कार मित्रों। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग प्रथम का सेकंड पेपर सोशल एंथ्रोपोलॉजी पे, और वहाँ मैं आपसे बात करूँगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, नातेदारी, किनशिप। मित्रों, जैसा हम सभी को विदित है कि किसी भी समाज की सामाजिक संरचना में परिवार, विवाह और नातेदारी तीन महत्वपूर्ण कारक है। यानी समाज के ताने बाने को, सामाजिक संबंधों के ताने बाने को बनाने में ये तीनों का बहुत अहम रोल होता है। परिवार और विवाह की चर्चा तो हम आगे करेंगे। आज मैं आपको नातेदारी को स्पष्ट करता हूँ, समझाता हूँ। नातेदारी को अगर मैं आपसे अति सरल शब्दों में आपसे बात करूं तो नातेदारी से मतलब है रिश्तेदारी। और हमारे मित्रों, रिश्तेदार होते हैं, वैसे तो तीन तरह के होते हैं, लेकिन हम दो तरह के रिश्तेदारों की चर्चा करते हैं। एक तो होते हैं रक्त संबंधी और एक होते हैं विवाह संबंधी। पहले आपको एक सामान्य अर्थ और बता दूं नातेदारी का। नातेदारी का सरल अर्थ है समाज द्वारा स्वीकृत संबंध। छोटे छोटे आप पॉकेट्स में याद करें, समझें। समाज द्वारा स्वीकृत संबंध। मैं तीन तीन चार चार शब्दों में ही आपको समाजशास्त्र या उदाहरणों को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको याद भी रहे और आपको सुगमता से समझ में भी आ जाए। तो ये संबंध कितने तरह के हैं? दो तरह के। एक तो हैं रक्त संबंधी और एक हैं विवाह संबंधी। रक्त संबंधी में कौन आ गए? हमारे माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, दादा, नाना, मौसी, ये सब तो क्या है? हमारे रक्त संबंधी। दूसरे हैं विवाह संबंधी, जैसे पति पत्नी, साला है, ससुर है, सास है, देवर है, जेठ है। ये सब क्या हैं? विवाह के उपरांत मिलते हैं, तो इनको बोलते हैं हम विवाह संबंधी नातेदार। पर मित्रों, यहाँ एक बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं हम। ये एक तीसरा नातेदार और है। तीसरे नातेदार को बोलते हैं हम काल्पनिक नातेदार या गोद लिए हुए हैं, जो अडॉप्ट करते हैं हम लोग। अब उनके साथ भी समाज कैसा व्यवहार करता है? जैसे मान लीजिए आपके चाचा हैं, उन्होंने किसी संतान को गोद ले लिया। अब आप उसके साथ जो आपके व्यवहार है, संबंधों की श्रृंखला है, वो कैसे होती है? ये मेरे चाचा का लड़का है, लड़की है। हम ये तो बार बार कोट नहीं करते कि ये चाचा या चाची कहीं अमुक जगह से लाए हैं, इनका गोद लिया हुआ है, इस नाते से ये मेरा भाई है, बहन है। ऐसा तो नहीं कहा जाता ना। यानी संबंधों की श्रृंखला में हम तीन प्रकार के नातेदारों की चर्चा करते हैं। पहला रक्त संबंधी, दूसरा विवाह संबंधी, तीसरा गोद लिए हुए या काल्पनिक संबंधी। अब यहाँ एक बात और समझ लेना मित्रों, जो आपका घनिष्ठ मित्र है, अजीज मित्र है, वो आपका मित्र है। उसके साथ आपके परिवार के भावात्मक संबंध हैं।
हो सकता है कहीं ज्यादा हो, आपके सगे भाई बहन से ज्यादा भी हो। ये तो विश्वास का ही तो पूरा खेल है। लेकिन लेकिन वो आपका नातेदार नहीं है। स्पष्ट समझ लें इस बात को कि नातेदार की आवश्यक शर्त के लिए 3 शर्तों को फुलफिल करना जरूरी है। या तो वो रक्त संबंधी हो, या विवाह संबंधी हो, या गोद लिया हुआ हो। आपका वो नातेदार नहीं है। जैसे आप कहते हैं मेरी धर्म भाई है, धर्म बहन है, उसको आप स्वीकार करते हैं, आपका परिवार स्वीकार करता है, आपका समाज स्वीकार करता है, लेकिन नातेदारी की श्रृंखला में वो नहीं आएगा। कंफ्यूज ना हो, यहां इस चीज को स्पष्ट है, समझ लें। फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा नातेदारी की 3 तरह की श्रेणियां हैं। प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। प्राथमिक में क्या, जिनके साथ आपके प्रत्यक्ष संबंध है, जैसे माता, पिता, भाई, बहन, पति पत्नी। ये टोटल होते हैं आपके 8 प्रकार के। 8 संबंधियों को हम इसमें शामिल करते हैं। दूसरा बात करूंगा आपसे मैं फिर द्वितीयक संबंधी। द्वितीयक संबंधी का मतलब है जो हमारे प्राथमिक का प्राथमिक है। जैसे हमारे दादाजी, दादाजी के साथ आपका संबंध कैसे है? आपका सीधा रिलेशन है पापा से। पापा क्या हुए आपके? आप पिता पुत्र, पिता पुत्री हुए। तो पिता पुत्र का, पिता पुत्री का संबंध होता है, वो कैसा होता है? प्राथमिक। अब दादाजी क्या है? पापा के पापा। तो आपके लिए क्या हो गए? आपके लिए एक कड़ी पापा, फिर वो उनके पापा, तो यानी आपके लिए दादाजी क्या हो गए? द्वितीयक नातेदार। हमारे प्राथमिक का प्राथमिक संबंधी हमारा क्या कहलाता है? द्वितीयक नातेदार। इनकी संख्या है 33। फिर तीसरे आते हैं तृतीयक नातेदार। तृतीयक नातेदार में क्या होगा? जो हमारे प्राथमिक का द्वितीयक है। कैसे? जैसे हमारे परदादाजी। परदादाजी क्या हुए? पापा, पापा के पापा, यानी आपके दादा। दादा हमारे क्या है? सेकेंडरी। और दादा के भी पापा, वो हमारे क्या हो गए? परदादा हमारे लिए तृतीयक संबंधी हो गए। जैसे सहलज, इस शब्द को लेके आप लोग बड़े कंफ्यूज हैं। सुना ही नहीं, ये कौन आ गया संबंधी? मैंने बता दिया पहले आपको, क्योंकि मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि साले की पत्नी के लिए हम किस नातेदारी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पत्नी के भाई को क्या कहा जाता है? साला। साला कहा जाता है ना। पत्नी के पिता को क्या कहा जाता है? ससुर। ऐसे ही मुझे आपसे पहले ये प्रश्न करना चाहिए था कि साले की पत्नी के लिए हम क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। कक्षा में अमूमन चर्चा करता हूँ और आप लोगों के अक्सर जवाब क्या आया करते हैं कि सालेड़ी है गुरुजी। नहीं, शुद्ध शब्द बताओ, हिंदी का प्रत्यय बताओ, हिंदी का नातेदारी संबोधन बताओ, तो उसके लिए शुद्ध है सहलज। समझिए, आपका सीधा संबंध किससे है? पति से या पत्नी से। पति क्या हुआ? प्राथमिक नातेदार। और ये है भाई पत्नी का, ये आपस में क्या है? भाई बहन है, पति पत्नी। तो ये जो आपका साला हुआ वो आपका क्या हुआ? द्वितीयक नातेदार। आपका सीधा संबंध पत्नी से, पत्नी का सीधा संबंध अपने भाई से, क्योंकि आपस में भाई बहन है ये तो। और ये भाई आपके लिए क्या हो गया? साले के रूप में द्वितीयक नातेदार। अब इस साले की भी शादी हो गई, अब इसकी पत्नी आ गई।
अब ये आपस में तो क्या है, पति पत्नी। पति पत्नी है तो इनके बीच संबंध कैसा, प्राथमिक। और आपकी पत्नी के लिए कैसा हो जाएगा, आपके पति के लिए कैसा हो जाएगा, ये द्वितीयक। क्योंकि आपका सीधा संबंध अपनी पत्नी से, पत्नी का सीधा, आपका सीधा संबंध पत्नी से हुआ, पत्नी का सीधा संबंध भाई से हुआ, और भाई का सीधा संबंध अपनी पत्नी से हुआ। यानी ये जो साले की पत्नी है ये आपके लिए क्या बन जाएगी, तृतीयक नातेदार। ट्रस्टली इनकी संख्या है 151। फिर मैं आपसे बात करूंगा नातेदारी की रीतियां, यूजेस। नातेदारी की मित्रों 6 रीतियां हैं, 6। अभी मैं आज आपको थोड़ी वानगी के रूप में एक सरल शब्दों में इनकी एक आउटलाइन बता देता हूं कि ये क्या क्या है। कल हम इस पे विस्तार से चर्चा, या मेरे अगले वीडियो में मैं आपसे इससे विस्तार पे चर्चा करूंगा। 6 रीतियों में पहली रीति है परिहार। परिहार का मतलब है कि परिवार की 2 इकाइयां जिनके मध्य संबंध घनिष्ठ प्रगाढ़ हैं, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, देखते नहीं, बोलते नहीं। आप कहोगे ये क्या हुआ साहब, ये तो भारत पाकिस्तान बना दिया आपने घर में। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी नातेदारी की एक श्रृंखला है, ये हमारे संबंधों का एक सुंदर स्वरूप है, इसे समझें आप। यानी परिवार के 2 ऐसी इकाइयां जिनके मध्य संबंध घनिष्ठ हैं, प्रगाढ़ हैं, लेकिन दोनों आपस में देखते नहीं, बोलते नहीं, बात नहीं करते, आमने सामने भी कम से कम जाते हैं। घर में देखा होगा आपने, इस पीढ़ी की बात नहीं करूंगा मैं क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन है। हमने मेरी पिछली वीडियो में भी आपसे चर्चा की है सोशल चेंज की। ये तो समाज के बदलाव हैं। हर समाज अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हर समाज अपने आप को प्रगतिशील रखने के लिए बदलाव लाता है। बदलाव है ये तो, इनको बदलाव के परिप्रेक्ष्य में समझे। आज के अगर आप समाज को लेके चलेंगे तो हम फिर एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। ये तो बदलाव है, चेंजेस है, जहाँ पापा भाभी के साथ में या आपके परिवार के अन्य जनों के साथ में एक घुला मिला सा हमारा वातावरण है। अब भाभी जॉब पे जाती है, अब वो यहाँ आके घूंघट पर्दा रही है तो संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो समाज के बदलाव है भाई। हमें इन चीज़ों को तो स्वीकारना पड़ेगा, करना पड़ेगा और मानना भी चाहिए। तार्किक समाज आज। तो आपने कभी देखा हो तो दादी को देखा होगा आपने, तो वो दादाजी को नाम से नहीं बोलती। भैया तो नाम से बोलते हैं, नाम से बोलते हैं ना, लेकिन दादी नहीं बोलती है दादाजी को नाम से। जो भी दादाजी का नाम है, सीताराम है, रामचंद्र है, जो भी है, नाम से नहीं बोलती है। यूँ समझें आप, मम्मी है तो मम्मी दादाजी का क्या रखती है, घूंघट रखती है, बात भी नहीं करती। नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ नातेदारी की। तो मम्मी और दादाजी के बीच के संबंध क्या हैं, बहुत प्रगाढ़ हैं, बहुत स्नेह रखते हैं, बहुत ही दादाजी के मन में एक भाव है मम्मा को लेके, उसे अपने कुल की, वंश की वो एक बहुत ही समृद्ध परंपरा के अंदर उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन दोनों आपस में बोलते नहीं। देखा हो तो आपको, जब मम्मी को दादाजी से कुछ कहना होता है तो आपके बाई मीडिया, आपकी सिस्टर के द्वारा या पापा के द्वारा बात कहलवाती है, खुद सीधी बात नहीं करती है। ये क्या हुआ, परिहार। जहाँ दोनों आपस में ना देखते हैं, ना बोलते हैं, ना बात करते हैं, लेकिन संबंध घनिष्ठ हैं, प्रगाढ़ है। मम्मी के मन में भी बड़ा श्रद्धा भाव है दादाजी को लेके। ये हुआ हमारा परिहार नातेदारी का सिस्टम। दूसरा है परिहास, जॉकिंग रिलेशनशिप। जहां मैंने परिहार में दोनों को एक दूसरे से दूर दूर रखा, बात नहीं करने दी, दोनों को एक दूसरे के पास नहीं बैठने दिया, लेकिन परिहास में क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा। यहां 2 इकाइयों के मध्य ऐसे संबंध हैं जहां दोनों एक दूसरे को छेड़ते हैं, शैतानी करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ नोकझोंक भी करते हैं, हंसी मजाक भी चलती है, लेकिन उतना ही,
जितना दूसरा उसको अपने जीवन में प्रवेश करने दे, ज़्यादा नहीं। हमारा उद्देश्य एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, ना कि समाज में विकृतियाँ पैदा करना। यानी परिहास नातेदारी की वह रीति है जिसमें दो इकाइयों के मध्य संबंध ऐसे हैं कि जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं और समाज इसकी स्वीकृति प्रदान कर रहा है। जैसे जीजा साली, देवर भाभी, इनके बीच के संबंध। अब तीसरा आता है हमारा माध्यमिक संबोधन, टेक्नोनॉमी। टेक्नोनॉमी में क्या होगा कि एक इकाई दूसरी इकाई को संबोधित करने के लिए किसी तीसरी इकाई को माध्यम बनाती है। जैसे मम्मा है तो उसको जब भी पापा से बात करनी होती है तो वो आपका नाम लेके बोलती है ना, राजू के पापा, हाँ, या जो भी बिटिया गुड़िया का आपके नाम है उसके पापा बोल के बोलती है, सीधा तो नहीं बोलती है, राधे श्याम सीताराम जो भी पापा का नाम। यानी एक इकाई किसी दूसरी इकाई को संबोधित करने के लिए किसी तीसरी इकाई को माध्यम बनाए तो उसको कहते हैं हम टेक्नोनॉमी। चौथा है हमारा पितुस्त्रे। पितुस्त्रे में क्या होगा कि अन्य इकाइयों की तुलना में जब परिवार में बुआ का स्थान प्रदान हो जाए तो उसको कहूँगा मैं पितुस्त्रे। फिर आएगा मातुल्य। मातुल्य में क्या हो जाएगा, अन्य सामाजिक इकाइयों की तुलना में मामा का स्थान प्रदान हो जाए। आज पूछना, घर पे चर्चा करना कि मम्मी जब बचपन में, आज नहीं, आज से कुछ वर्षों पूर्व जब कोई बच्चा खो जाया करता था तो उसको सबसे पहले कहाँ ढूंढा करते थे? ननिहाल में ढूंढा करते थे, क्योंकि ननिहाल में बच्चे का विशेष लगाव होता है, विशेष स्नेह होता है। अबोध है ना बच्चा, समझता नहीं चीज़ों को। यानी मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि जब अन्य सामाजिक इकाइयों की तुलना में जब मामा का स्थान प्रधान होता है तो उसको बोलते मातुल्य प्रथा। और लास्ट है हमारा सहकष्टी या सह प्रसविता, कोविड। कोविड में हम क्या कहेंगे, ये मूलतः प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ एक नातेदारी का सिस्टम है। ट्राइबल सोसाइटी की बात करेंगे हम इसमें। तो ट्राइबल में क्या होता है कि जो महिला जिसके बच्चा होने वाला है उसके ऊपर समाज जो प्रतिबंध लागू करता है, उसके ऊपर जो कुछ वर्जनाएं लगाता है, उन्हीं वर्जनाओं को काल्पनिक रूप से दूसरे कक्ष में पुरुष भी महसूस करता है, उसी कष्टों को अनुभव करता है, उसी तरह से क्रियाकलाप करता है। तो इसको हमने नाम दिया है सह प्रसविता या सह कष्टी। वही सारे काम कर रहा है पुरुष जो कि महिला के लिए हमने लागू किए हैं। नदी नहीं पार कर रहा है और जो भी परिवार घर में जो उसके ऊपर वर्जनाएं हैं वो सारे काम कर रहा है। इनके पीछे मूल उद्देश्य है कि पिता ये साबित कर रहा है कि आपकी माता ने ही नहीं, मैंने भी कष्टों को अनुभव किया है, यानी संतान पे उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए। इन ट्राइबल सोसाइटी बोल रहा हूँ, हमारी मॉडर्न सोसाइटी या सिविल सोसाइटी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ये इस तरह की मैं आपसे कल इस नातेदारी के संदर्भ में चर्चा करूँगा। फिर लास्ट में बताऊँगा कि नातेदारी का सोशलॉजिकली क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम इस पे कल और विस्तार से कल चर्चा करते हैं। कल मिलते हैं मित्रों। पुनः आप सबको नव वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करें, खूब मेहनत करें, खूब समाज राष्ट्र के लिए आप अपना योगदान दें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।